तभी उसके डॉक्टर का कॉल आता है और वो पूछता है कि रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लग रही है। वो बताता है हाँ थोड़ा बहुत तो इंसिडेंस हुआ था। तभी डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें किसी पे क्रश है। गुचुएन बताता है तो नहीं, पर अगर होता भी तो आपने पहले ही बोला है कि अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। वो तभी बोलता है कि देखो गुचुएन, जीने में और सरवाइव करने में डिफरेंस होता है। तुम बिना प्यार के सरवाइव तो ज़रूर कर सकते हो पर अच्छे से जी नहीं सकते। तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम किसी को प्यार करो, किसी अच्छे को अपनी लाइफ में लाओ और उसको बहुत सारी इंपॉर्टेंस और केयर दो, और साथ ही वो भी तुम्हें बहुत सारे प्यार और केयर देगी। आखिर ऐसे जीना भी कोई जीना है जो बिना प्यार के हो। गुजवंत अभी पूछता है कि अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं करता हूँ, पर अगर मैं किसी को पसंद करने लग गया, क्या मेरी कंडीशन कभी स्टेबल हो सकती है प्यार करने के बाद भी। डॉक्टर बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर प्यार करने के बाद तुम्हारी हालत स्टेबल नहीं होगी। पर प्यार में इतना रिस्क तो लेना बनता ही है ना। गुजवंत सोचता है ये डॉक्टर पक्का पागल हो चुका है, ये आखिर क्या बोल रहा है। मैं अगर प्यार करूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और इतने में ही वो डॉक्टर को थैंक यू बोल के फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ जियाओनिंग अभी भी अपने जले हुए किचन को पेंट कर रही होती है और वहाँ पे जाओयन भी आती है। दोनों बैठ के बात करना शुरू करते हैं और जाओयन पूछती है उससे चंद्रन के बारे में। जियाओनिंग बताती है कि वो ऑफिस में मुझे बहुत अच्छे लगता है, यहाँ तक कि वो बहुत फनी और इजी गोइंग है। जाओयन उसे साफ साफ मना करके बोलती है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, मेरा प्ले बॉय रडार ना चलने लग जाता है। मुझे उसको देख के ही पता चल गया था कि वो पक्का प्ले बॉय है। जियाओनिंग बोलती है पर तेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड भी तो प्ले बॉय था ना, तुझे उसके बारे में कैसे पता नहीं चला, वो तो तुझे धोखा दे के चला गया। जाओयन तभी बोलती है उसी के बाद तो मुझे पता चला कि प्ले बॉय कैसे होता है, और मुझे साफ पता है कि चंद्रन पक्का प्ले बॉय है। तू उससे दूर रहना हाँ, और उसका बिल्कुल भी साथ मत देना अगर वो मेरे बारे में कुछ भी हेल्प मांगेगा तो। जियाओनिंग उसको बोलती है कि तू जैसा कह रही है मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग है ऑफिस में। वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं मेरी, और मेरे से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो तू कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। पर जाओयन फिर भी उसकी बुराई कर रही होती है और जियाओनिंग फिर भी उसका साइड ले रही होती है। सू मैनली भी उधर गुचुएन के मम्मी पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और तभी उसकी माँ उसको बैठाकर बोलती है कि गुचुएन आजकल बहुत अकेला रहने लग गया। अगर वो ऐसे ही अकेला रहने लग गया तो उसे काफ़ी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। सिर्फ तू और चैनरैन ही तो उसके दोस्त हो, तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। पर आज मैं एक चीज़ देख के थोड़ी बहुत खुश ज़रूर हूँ कि उसको फाइनली वो लड़की मिल गई है जिससे वो प्यार करता है। सो मैनली भी सोचती है कि क्या किस लड़की से प्यार करता है गुचुएन। उसकी माँ तभी बताती है कि जो लड़की को वो अपनी असिस्टेंट बता रहा था, मुझे पक्का पता है कि वो उससे प्यार करता है। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मैं देखते ही समझ गई थी कि वो कितना ज़्यादा पसंद करता है उस लड़की को। सो मैनली तभी बोलती है क्या उसका नाम जियाओनिंग है। उसकी माँ कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता। अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों तो एक ही कंपनी में काम करते हो। हाँ वही लड़की, मुझे लगता है गुचुएन उसे बहुत पसंद करता है और मैं खुश भी हूँ कि फाइनली वो किसी को तो पसंद करना स्टार्ट कर रहा है। पर सू मैनली का मुंह तो चिढ़ के मारे बहुत ही बुरा हो जाता है। जियाओ निंग जब दूसरे दिन ऑफिस पहुंचती है तो चंद्रन तो उसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ 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 एक बार बस मेरी सेटिंग करा दे, जाओ यन से प्लीज़ एक बार मेरी सेटिंग करा दे। जियाओ निंग कहती है कि पर वो आपको पसंद नहीं करती और क्या गारंटी है कि आप उसको खुश रखोगे। मैं उसकी फ्रेंड हूँ और अगर मैं आपको उसके साथ सेटअप करूँगी तो कम से कम मुझे इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए ना कि आप मेरी फ्रेंड को खुश रखोगे। चंद्रन तभी बोलता है मैं पता है मैं कितने सारे दिनों से सो नहीं पाया हूँ, वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है, ना ही वो मुझे मैसेज करती है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी नींद उड़ती क्या मैं बिना खाए बिना सोए रह पाता? नहीं रह पाता ना। इसका मतलब मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो। जियाओनिंग उसकी बातों पर ज़रूर फंस जाती है और उसको हेल्प करने के लिए हाँ कह देती है। जाओयन को वो मैसेज करती है कि हमारे यूजुअल प्लेस में हम शाम को मिलके कुछ खाएंगे, और उसका प्लान हो जाता है सेट जाओयन के साथ। वो बोलती है चंदन से कि मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी कि जाओयन कहाँ पे आने वाली है। चंदन तभी कहता है अब से तू ना तू तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है गुचुएन के बाद, पर आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बस खुशी खुशी में बाहर चले जाता है। इतने में ही डायरेक्टर कई वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि आज गुचुएन तो ऑफिस आया ही नहीं है, क्या तू घर जाकर देख सकती हो कि वो ठीक है या नहीं, और साथ में उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें भी लेकर जाना क्योंकि उसका फ्रिज हमेशा खाली रहता है। वो बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो उसके घर पहुंचती है और वो पूछती है कि आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए। तभी वो बताता है कि मैं ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था इसलिए मैं घर रुक गया। वो ये भी बोलता है कि तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम इतना सारा सामान क्यों खरीद के लाई। हाँ मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मॉडल को ठीक करना है। और बस वो अपने साथ बैठा कर उसका मॉडल ठीक करवाने लग जाता है। वो फिर से उस पर कमी निकालने लग जाता है कि यहाँ पे डायमंड
डायमीटर कम है, यहाँ पे फिर से तुमने ग्लू ज़्यादा लगाया, यहाँ पे तुमने फिर से डायमीटर कम लिया है। और अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। गुजवन तभी कहता है फिर भी ये उतना बुरा नहीं है, मैं तुम्हें 60 मार्क्स दे सकता हूं जो कि पासिंग मार्क्स है, तो तुम इस मॉडल बनाने के प्रोजेक्ट में पास हो चुकी हो। वो काफ़ी खुश होती है और उसको अपने बाहें फैलाकर हक करने के लिए जाती है। तभी गुजवन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, है तुम क्या करना चाह रही थी अपने हाथ फैला के। तभी वो बोलती है अरे मैं तो ये कह रही थी कि जो आपने कहा था कि अगर आप फुल फोकस से काम करोगे तो सारा काम सफल हो जाएगा, मैं तो बस यही कहना आपके पास आ रही थी। पर उसका मुंह देख के साफ लग रहा होता है कि वो बहुत झंड हो चुकी होती है, क्योंकि गुजवन ने उसे हग ही नहीं किया होता है। चैनरेन भी जाओयन के पास पहुंच जाता है अपनी डेट मनाने के लिए, और जाओयन उसे देखकर बहुत शॉक्ड होती है। तभी चैनरेन बताता है कि मैंने जियाओनिंग से हेल्प मांगी थी तुम्हें पटाने के लिए। जाओयन बोलती है वो मेरी दोस्त है, अगर तुमने उसे जरा भी परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। चैनरेन तभी बोलता है मैंने उसे रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल हाथ जोड़ के भीख मांगी है, तब जाके उसने मेरी हेल्प की है। जाओयन बोलती है देखो मैं तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ, तुम प्ले बॉय हो मुझे पता है, मैं सीधे सीधे देख सकती हूँ तुम्हारी हरकतें कि तुम किस टाइप के हो, और मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, तो मेरे पे लाइन मारने से कोई भी फायदा नहीं है। तुम उन लड़कियों पे लाइन क्यों नहीं मारते जो तुमसे इजीली पट सकती है। तभी वो बोलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना ना ही खा पा रहा हूँ ना ही मैं सो पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो। पर जाओयन फिर भी उसको मना करती है। तभी चैनरन बोलता है मुझे पता है तू मेरी कॉल्स और मैसेजेस क्यों नहीं उठाती है, क्योंकि तुझे डर है कि तू मेरे से प्यार करने लग जाएगी, इसीलिए नहीं उठाती है ना। जाओयन बोलती है तुमसे प्यार कभी भी नहीं। चैनरन बोलता है चल ठीक है फिर अपना ऑफिस का और घर का एड्रेस मुझे दे, मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा कि तू मेरे प्यार में पड़ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। तभी वो बोलती है कि वो आदमी देखा था ना तुमने हॉस्पिटल में जिसको मैंने बहुत मारा था, समझ रहा है ना। चंदन तभी कहता है मुझे मार खाने से डर नहीं है, मुझे बस ये डर है कि मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। जाओयन बोलती है वाओ तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स ना बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं सच में तुझे पसंद करने लग गई थी। और फिर वहां से ये कह के चली जाती है कि तेरा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि मुझे तेरे टाइप के लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो उसे 3rd टाइम रिजेक्ट करके चली जाती है, और ये भी बोलती है कि ये सारे खाने का पैसा भी ना तू ही भर देना। और इसके बाद जाओयन का सीधे कॉल जाता है जियाओनिंग को। जियाओनिंग का फोन बजता है और वो अपने बॉस के सामने ही फोन उठाती है। तभी वहां से आवाज आती है आज तो तू गई मेरे हाथ से, तू खरा और मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और उसका मुंह बहुत अजीब हो जाता है कि ये फोन कैसे उठा लिया मैंने अपने बॉस के सामने। अब वो बोलती है बॉस मुझे अर्जेंटली जाना होगा। पर जब वो जा रही होती है उसकी एक डायरी वहीं पे गिर जाती है सोफे के पास। यहाँ वो घर पहुंच के जाओयन को मना रही होती है और सॉरी बोल रही होती है कि उसने चैनरेन की हेल्प की और आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जाओयन को भी बहुत बुरा लगा होता है कि उसने बिना पूछे उसकी और चैनरेन की डेट फिक्स की है। जियाओनिंग उसे बहुत मनाती है पर वो फिर भी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें पिछले रिलेशनशिप में धोखा मिला है, इसलिए शायद तुम बच रही हो दूसरे रिलेशनशिप में आने से। अगर हम एक बार कार से टकरा जाएं जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोबारा से कार से टकराएंगे। जाओयन इस पर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रिलेशनशिप में आने से नहीं डर रही हूँ, बस वो प्ले बॉय है, मैं वो फील कर सकती हूँ। तुम आज तक का कभी रिलेशनशिप में नहीं रही ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पता है रिलेशनशिप कैसा होता है, पहले पहले में सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और सामने वाला इंसान भी तुम्हारी बहुत केयर करता है, जैसे कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो तुमसे बोर होने लग जाएगा, तुम्हें इंपॉर्टेंस कम देने लग जाएगा, तुम्हारी केयर कम करने लग जाएगा, और फिर वहीं पर रिलेशनशिप हो जाता है बर्बाद। और तुम्हारे सर पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। इसीलिए आज के बाद मेरी और उसकी डेट कभी भी फिक्स मत करवाना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जियाओनिंग उसे दोबारा से सॉरी बोलती है और फाइनली जाओयन मान जाती है और उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ चैंगरेन भी बहुत ही बेहाल होकर पहुंचता है गुचुएन के पास और बोलता है उसने उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया, आखिर मैंने क्या किया है, ये सारी चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं, मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तो गुचुएन के गले लगकर ही रोने लगता है कि मुझे पता है 48 आवर्स से नींद नहीं आई है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं बस सिर्फ उसके बारे में सोचता जा रहा हूँ। और जैसे ही वो सोफे पे पड़ के नीचे गिरता है उसको एकदम से नींद आ जाती है। गुचुएन सोचता ये यहाँ पे क्यों सो गया, अभी भी तो कह रहा था मुझे नींद नहीं आ रही है। गुचुएन उसे उठाकर दोबारा से सोफे पे रख के अच्छे से सुला रहा होता है कि उसको दिखता है कि जियाओनिंग की डायरी वहां पे गिरी पड़ी है। वो उसकी डायरी उठाता है और बहुत सारी चीजें देखता है, जो भी सारी उसने सेविंग्स की हैं, जो भी सारी उसने अचीवमेंट किया है, उसने अपनी डायरी
डायरी को काफी ज्यादा प्यारे तरीके से सजाया होता है। वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ तक कि वो तो उसके डिजाइन पे वर्क करने लगता है। जो जो भी उसने मिस्टेक की होती है वो उसे सुधारने लगता है। इतने में चैनरन होश में आ जाता है और नहा के आया होता है और पूछता है कि ये किसकी डायरी है और तू इस पे क्या कर रहा है। वो बोलता है ये मेरी डायरी है। पर जैसे ही चैनरन उसके हाथ से वो डायरी छीन के नाम देखता है वो तो जियाओनिंग की डायरी होता है। वो उसे फिर से चिढ़ाने लग जाता है, तू पक्का जियाओनिंग को पसंद करता है ना। गुचवन कहता है हाँ मैं पसंद करता हूँ, पर एज एम्प्लॉय की तरह। मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, अगर उसे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छी आर्किटेक्चर बन सकती है। चैनन उसे एडवाइस करता है कि तू खुद से उसको ये डायरी वापस मत करना, क्योंकि अगर तू करेगा तो उसे शक हो जाएगा कि तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो ये डायरी मैं वापस करूंगा और इस डायरी को वापस करने के बहाने मेरे पास मौका भी होगा जाओयन से मिलने का। और वो डायरी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओनिंग की आंटी का डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है और वहां पे जियाओनिंग उसकी दादी माँ को भी लेकर आई होती है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं टैंक तो वहाँ पे खड़ा होता है अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि वो उन्हें हेल्प करने आया होता है। पर उसे देखकर जियाओनिंग की आंटी बहुत गंदा मुंह बनाती है, उनका मुंह पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जियाओनिंग फिर भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ टैंक्सू बहुत ज़्यादा अपना टाइम वाइम निकाल कर आया है हमारे लिए, तो प्लीज़ एक बार चल लो। पर उसकी आंटी का मूड बहुत सच में अजीब हो चुका होता है। वो फिर भी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ ही जाती है। फाइनली वो एक कॉटेज में पहुंचती है और उसकी आंटी बोलती है ये तो हमारा घर नहीं है। दरअसल ये टैंगजू का ही घर होता है, पर फिर भी जियाओनिंग कहती है ये मैंने कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया है, क्योंकि हमारा जो पिछला वाला अपार्टमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या गड़बड़ हुई है। जैसे वो उस रूम के अंदर जाते हैं उसकी आंटी भी वहां पहुंचती है और वो देखती है टैंगजू की फोटो उसके पापा के साथ। बस यहाँ पे उसे देखकर उसका मूड फिर से ज्यादा ऑफ हो जाता है। जियाओनिंग जैसे ही वहां पे आती है वो उसे बहुत बुरी तरह डांटने लगती है कि तू बेवकूफ लड़की, तू मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई। तुझे पता है ना कि तेरे पापा ने एक भी रुपया नहीं लिया किसी से भी आज तक का, और तू इस लड़के की हेल्प ले रही है। जियाओनिंग उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी आंटी से पता चलता है कि दरअसल जियाओनिंग के पापा के नाम पे टेंगजू के पापा ने बहुत सारा कर्ज उतारा था और उतना सारा कर्ज लेने के बाद वो कहीं भाग गया और सारे कर्ज का इल्जाम आ गया जियाओनिंग के पापा के सर पे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी। इसी वजह से जियाओनिंग की बुआ यानी कि उसकी आंटी टैंगजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये माहौल देख के टैंगजू बोलता है मैं बाहर चले जाता हूँ, आप लोग यहीं पे रहिए। पर उसकी आंटी कहती है नहीं तुम क्यों बाहर जाओगे, हम बाहर जाएंगे यहाँ से। अब भी सामान पैक करो और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है जियाओनिंग, मुझे सीधे के सीधे घर जाना है, मुझे इसके वहां बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसकी आंटी तो रोने तक लगती है, बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे पापा के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पर वो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई, और इसके पापा की वजह से मेरे भाई को कितनी ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी तुम्हें अच्छे से पता है ना। इतने में जियाओनिंग की आंखों में भी बहुत बुरे आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो के बोलने लगती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है दूसरा अपार्टमेंट लेने के, और जो हमारा पहला वाला अपार्टमेंट है वो दादी माँ ने गलती से पूरा का पूरा जला दिया, इतना ज़्यादा जला दिया कि मैं उसके डिपॉजिट के पैसे भी वापस नहीं कर सकती। मैं खुद अपने हाथों से उसे रिनोवेट कर रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और खर्च करने के। प्लीज़ जब तक का मेरे पास पैसे नहीं है हम यहाँ पे रह ले, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और पैसे कमा के पक्का हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी आंटी का मन भी पिघल जाता है, उसकी आंखों में आंसू देख के उसे गले लगाकर बोलती है ठीक है मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, बस तू रोना बंद कर, तेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं दिल पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद वो बाहर जाती है और टैंगजू से माफ़ी मांगती है कि उसकी आंटी ने ऐसा सारा बिहेव किया। वो बोलती तुम्हें पता है ना मेरी आंटी अभी भी पास्ट को भुला नहीं पाई है। टैंगजू उसकी बात समझता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ से वो जाती है गुचुएन के पास और वहाँ पे उसे चैनरन मिलता है। चैनरन उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है जियाओयन के साथ डेट फिक्स करने को, पर वो बोलती है प्लीज़ इस बार मुझे मत बुलाना, पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई। तो जैंग रन बोलता है ठीक है मैं खुद ही कर लूँगा। तभी गुचुएन उसे कहता है कि तुम अभी यहीं पे रहो, तुम बाद में जो है ऑफिस चले जाना। वो वहाँ पे बैठ के अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है और गुचुएन के पूछने पर बताती है कि दरअसल मेरे एग्जाम्स है और अगर मैं उसमें पास नहीं हुई तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। उसे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है और वो गुचुएन से उस बारे में पूछती है। गुचुएन उसे वो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता है और उसे पढ़ाने लगता है। इतने में ही दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी जियाओनिंग शर्मा जाती है, कहती है आपने बहुत बोला है मुझे समझाते वक्त, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और बाद में सोचने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं अपने बॉस से प्यार करने लग गई हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और
गुचुएन भी सेम ही सोच रहा होता है कि मैं क्या इससे प्यार करने लग गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो मैकेनिकल हार्ट है, वो प्यार कैसे फील कर सकता है। तभी वो लोग अपनी टेबल में पड़ी हुई बुक्स और कॉपीज को संभाल रहे होते हैं कि लाइट चली जाती है। जियाओनिंग बोलती है कि मैं बुला कर लाती हूँ लाइट सही करने वालों को, और वो उन्हें बुला कर लाती है। जैसे वो अपने काम पे लग जाते हैं, उसे कहीं भी गुचुएन नहीं दिख रहा होता है। तभी वो ऊपर रूम पे जाती है और उस लैब के रूम पे घुस जाती है जहाँ पे गुचुएन खुद को चार्ज करता है। अचानक से जैसे वो वहां पहुंचती है, सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसको ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है और बोलती है वाह कितना ज्यादा अमेजिंग लुकिंग है। इतने में गुचुएन भी वहां आ जाता है और उसे बाहर लेकर आता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जियाओनिंग बोलते हैं मुझे पता है आप सीक्रेटली लाइव स्ट्रीमिंग करते हो है ना, और आप लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में समझाते हो है ना, इसीलिए वो रूम था ना। पर वो बोलता है नहीं, मैं कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमर नहीं हूँ। दरअसल वो वीडियो गेम का सेटअप है। मैं कभी कभी जब काम से थक जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो गेम खेलने आ जाता हूँ, इसलिए वो सेटअप रखा है। जियाओनिंग कहती है वाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आपका गेमिंग रूम तो। और फिर दोनों चल पड़ते हैं ऑफिस की तरफ। गुचुएन बोलता है आज मुझे गाड़ी में जाने का मन नहीं है, और जैसे कि हमारा ऑफिस पास में ही है चलो हम पैदल चलते हैं। वो लोग एक मॉल पे घुसते हैं मिल्क लेने के लिए, और वहाँ का जो बिलिंग करने वाला होता है वो ऑलरेडी जियाओनिंग को जानता है। वो जियाओनिंग से उसका हाल चाल पूछता है और ये भी कहता है कि कभी तू फ्री होगी ना तो हम साथ में कुछ खाने चलेंगे। गुचुएन जरूर जल जाता है उसे ऐसा बात करते हुए देखकर जियाओनिंग से। बाहर आके वो पूछता है कि क्या वो तुम उसे जानती थी। जियाओनिंग बोलती है हाँ, जो मैं एक जगह पार्ट टाइम पे जॉब करती थी वहाँ पे हम दोनों साथ में जॉब करते थे, और ये हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था, सारी लड़कियां इसके पीछे पागल थी। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। पहले तो गुचुएन मना कर रहा होता है, पर जैसे ही वो एनर्जी ड्रिंक पीता है उसको वो ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे तैसे करके वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में सू मैनली और एक और असिस्टेंट उसे प्रोजेक्ट समझा रहे होते हैं, पर गुचुएन का ध्यान तो कहीं और ही चैंगरेन बीजाओयन का उसके ऑफिस के बाहर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है वो उसे रोक के बोलता है हाय, और वो बोलती है तुम यहाँ भी आ गए, मैं तुमसे कितनी बार बोला ना हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। चैंगरेन फिर भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बोलती है ठीक है तुम एक दिन मेरे साथ स्पेंड करो और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है, और उसे सीधे लेकर जाती है जिम। वहां पे जिम पे वो तो बड़े मजे से एक्सरसाइज कर रही होती है, पर हालत खराब हो रही होती है चंद्रन की। चंद्रन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। पूरा वर्कआउट करने के बाद वो उससे पूछते हैं तुम ठीक हो ना, और चंद्रन अपनी बेहाल हालत में बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो अपने पैरों तक पे खड़ा नहीं हो पाता है, वो नीचे गिर जाता है और बस ऐसे ही रेंगते हुए वो पहुंचता है गुचुएन के पास। यहाँ गुचुएन की भी अलग ही सोच चल रही होती है। जो लड़के की तारीफ की है जियाओनिंग ने, वो उसकी फोटो देखते हुए बोलता है ये कहाँ से हैंडसम है, ये तो मुझे बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा। इतने में डोरबेल बजती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने होता है चैंगरेन। वो अपने पैरों तक पे खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। तभी वो पूछता है कि तू आ कहाँ से रहा और तुझे हो क्या गया, तू ऐसे क्यों रेंग रहा है। चैंगरेन बोलता है मैं जाओयन के साथ डेट पे गया था और मैं वहां पे से आ रहा हूँ, और मैं इतने सालों से अपने पैरों पे चल रहा हूँ, मैंने सोचा कुछ नया करते हैं और इसलिए मैं रेंग के आ रहा हूँ तेरे पास। वो जैसे तैसे करके गुचुएन के सोफे पर पहुंचता है और फिर गुचुएन उसे उस लड़के की फोटो दिखाकर पूछता है अच्छा सच बता क्या ये लड़का तुझे हैंडसम लग रहा है। चैंगरेन बोलता है नहीं उतना हैंडसम तो नहीं है, मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा हैंडसम तो तू है। पर थोड़ी ही देर में अपना स्टेटमेंट चेंज करके बोलता है देख तू इससे ज़्यादा हैंडसम है, पर तेरा जो हैंडसमनेस है वो थोड़ा आउटडेटेड है। आजकल के फैशन में ना ऐसे हैंडसम चल रहे हैं जिसका तू मुझे फोटो दिखा रहा है। गुचुएन को तो ये बात सुनते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो उसे वहीं पे पड़ा छोड़कर आगे चले जाता है। कहता है कि अब तू यहीं पे पड़े रहे, मैं तेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। और बेचारा चैंगरेन अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है और वो वहीं पे जमीन पे लेटा रह जाता है। दूसरे दिन गुचुएन को जब जियाओनिंग लेने आती है, गुचुएन अपने पॉकेट से हेयर पिन निकाल के बोलता है अरे ये हेयर पिन मेरे जेब में कैसे आई, शायद ये मुझे कल मिल्क के साथ फ्री मिलेगी। पर ये कोई सेंस नहीं बताता। दरअसल गुचुएन ने जानबूझ के ये हेयर पिन जियाओनिंग के लिए खरीदी होती है और अब वो बहाने से उसे ये देना चाहता है। वो कहता है इसे ना तुम रख लो, मैं इसका क्या ही करूंगा, और फिर अंदर घुस जाता है अपनी कार में। तभी वो हेयर पिन पहनती है और उस हेयर पिन को पहन के बहुत खुश होती है, बोलती है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। उसे ऐसा ही स्माइल करता हुआ देखकर गुचुएन भी स्माइल करने लगता है, पर जैसे ही वो कार में बैठते हो फिर से अपना सीरियस मुंह बना देता है। ऑफिस पहुंचने पर सू मैनली उसका सर पे देखती है हेयर पिन। सू मैनली को याद आता है कि ये हेयर पिन तो उसने गुचुएन की टेबल पे देखी थी। उसको पता चल जाता है कि गुचुएन ने ही पक्का ये हेयर पिन उसको दी है।
वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब क्या सुमेनली की जेलसी जियाओनिंग को नुकसान पहुंचाएगी? इस पार्ट को देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।